Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Online Practical Academy. My name is Amir. My dear students, this is our third lecture of vectors and equilibrium according to MDCAT point of view. My dear students, इससे पहले भी हमने वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटी को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को डिटेल के साथ स्टडी किया था। आज हम इसी लेक्चर में मजीद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को स्टडी करेंगे। जब आप ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को स्टडी कर लेंगे तो इंशाल्लाह एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स ये आपके लिए सुपर डुपर इजी बन जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में स्लाइड्स में मैंने एक एग्जांपल पुट नहीं किया था। फिर बाद में एक स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि सर आप ये वाला एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन करवा दें। वेक्टर्स में से ये वाला एग्जांपल काफी जबरदस्त है, इसको एक्सप्लेन करना चाहिए था, लेकिन खैर आज मैं आप स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करवा देता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि वो क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप लोग देख ले तो हमारे पास अगर एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से अगर हम मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक करंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहे हैं। बट ये स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट्स यहां पर देख लें तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है जो एमीटर की मदद से हम मेजर करते हैं, और करंट के पास डायरेक्शन भी है। अब डायरेक्शन के हवाले से एक चीज याद रखें कि डायरेक्शन हमेशा जो है वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अप एंड डाउन ये नहीं होगा। अब अगर आप लोग देख ले तो करंट की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक करंट की मैं बात कर रहा हूं, वो आपके पास नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ है। तो करंट के पास डायरेक्शन भी है और करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन स्टिल ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब क्यों नहीं है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करवा देता हूं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वायर है, उसमें लेट्स से 5 एम्पेयर का करंट आ रहा है फ्रॉम अपर टू लोअर पार्ट। इसी तरह एक दूसरा वायर है, उसमें करंट जा रहा है फ्रॉम लोअर टू अपर, या बॉटम से अपर की तरफ जो है वो करंट जा रहा है। मिसाल के तौर पर वो 3 एम्पेयर करंट है। अब लेट्स से यहां पर एक जंक्शन है और उस जंक्शन को हमने एक वायर के साथ अटैच किया है और यहां पर हमने एमीटर अटैच किया और इसी तरह ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, या चले इसको भी मैं एक काम कर देता, इसको मैं 5 एम्पियर कर देता हूं ताकि आप स्टूडेंट्स को काफी खूबसूरती के साथ समझ आ जाए। मैं आप स्टूडेंट्स को ये एक्सप्लेन करवा रहा हूं कि करंट क्यों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सो व्हाट विल बी द न्यू डिफिनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि लेट्स से आप 2 वायर्स कंसीडर करें। एक वायर में करंट यहां से नीचे की तरफ आ रहा है, ये 5 एम्पेयर का करंट है, और दूसरा वायर है उसमें नीचे से अपर की तरफ जो है वो करंट जा रहा है और उसमें भी 5 एम्पेयर का करंट है। अब अगर हम यहां पर देख ले, अगर एमीटर ने यहां पर करंट को 0 शो कर दिया तो हम कहेंगे कि करंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर एडिशंस को फॉलो कर रहा है। कैसे फॉलो कर रहे हैं? अब अगर यहां पर एक बॉक्स है, इसमें आप 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक को पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, दूसरे को नेगेटिव कंसीडर कर दिया जाएगा। तो 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, इससे आ जाएगा 0 न्यूटन। ठीक है, अब 0 क्यों हो गया? बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक को आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, दूसरे को आपने फिर नेगेटिव कंसीडर करना ही होगा। दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये 0 हो गया। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इन 2 वेक्टर्स को ऐड कर दें हेड टू टेल रूल्स की मदद से, यानी इस वेक्टर को उठाइए और इस वेक्टर के ऊपर रख दीजिए, तो जब आप इसके ऊपर रख देंगे तो इसका जो हेड होगा वो बिल्कुल इसके टेल के ऊपर आ जाएगा। तो आपके पास क्या होगा? आपके पास जब हेड टेल के ऊपर आ जाए तो उस सिनेरियो में आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर 0 होता है। तो जब हमने इसको हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड किया तो इससे रिजल्ट 0 आ गया। इसका मतलब है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर एडिशन रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो जब यहां पर हमने देखा तो करंट यहां पर एमीटर करंट कितना शो कर रहा था? करंट जो है वो 10 एम्पेयर को शो कर रहा था, बजाय 0 के 0 वो शो नहीं कर रहा था, 10 एम्पेयर को शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करंट है ये आपके पास वेक्टर एडिशन को फॉलो ही नहीं कर रहा।
तब होना तो ये चाहिए ना कि 5 एम्पेयर करंट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 5 एम्पेयर नीचे की तरफ आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर दे और यहां पर मुझे कोई भी करंट ना मिले, जीरो करंट मिले। लेकिन एमीटर में मैंने देखा कि एमीटर मुझे 10 एम्पेयर का करंट शो करवा रहा था। तो अगर 10 एम्पेयर का करंट शो करवा रहे, इसका मतलब है कि ये जो करंट है ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा। ये सारा फोर्स फॉलो कर रहा था तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। और यहां पर करंट वेक्टर एडिशंस को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब हेड टू टेल रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा। तो अगर एक क्वांटिटी वेक्टर है और वो हेड टू टेल रूल को फॉलो ना करे तो क्या वो वेक्टर क्वांटिटी रह जाएगी? आंसर इज नो। सो करंट जो है उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वो हमारे पास वेक्टर एडिशन यानी हेड टू टेल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो नहीं करेगा तो फिर वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। इसलिए अपडेटेड डिफिनीशन अपने पास नोट कर दीजिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड एज वेल एज ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस, दिस इज अ न्यू टर्म। हर वो क्वांटिटी जिसमें थ्री चीजें हो, नंबर 1 मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करे, मतलब हेड टू टेल रूल को भी फॉलो करे। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो फिर आपके पास वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था जिसको एक्सप्लेन करना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो वेक्टर्स की जो अपडेटेड डिफिनीशन है वो ये है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वेक्टर की तरफ, विच इज पोलर वेक्टर्स। माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, जितने भी मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आपको शो करवाए हैं, होल फिजिक्स में ये बार बार यूज होंगे, होल फिजिक्स में ये बार बार यूज होंगे, इसलिए ये कोई नई चीज नहीं है और ना ही एक ऐसे टॉपिक है जिसको आप स्किप कर सकें। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट्स ने वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में वर्क डन को पढ़ा था। वहां पर जब हम डिस्प्लेसमेंट को शो करने के लिए वेक्टर ड्रा कर रहे थे, तो ये वेक्टर क्या है? ये पोलर वेक्टर है ना। तो चीजें आप ऑलरेडी यूज कर रहे थे, लेकिन अब मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ताकि आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि वेक्टर चैप्टर्स में जो पीएमडीसी में जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है उनको अंडरस्टैंड करने से पहले ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सो पोलर वेक्टर्स क्या है कि पोलर वेक्टर्स आर वेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट ट्रांसलेशनल मोशन। एक ऐसा वेक्टर जो आपको ट्रांसलेटरी मोशन रिप्रेजेंट करवा दे। मिसाल के तौर पर यहां पर एक बॉडी है, इस बॉडी ने यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट कवर कर दी। अब उस डिस्प्लेसमेंट को जिस वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करवाएंगे, दैट वेक्टर इज कॉल्ड व्हाट? दैट वेक्टर इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी पोलर वेक्टर। जिस तरह जब हम इंशाल्लाह एंगुलर क्वांटिटीज को स्टडी करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो जिस वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करवाते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर हमेशा एंगुलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करवाएगा, जिस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, वो सारी चीजें हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट वेक्टर इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। तो एक ऐसा वेक्टर जो आपके पास रोटेशनल या सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करे, दैट इज कॉल्ड एक्सियल। लेकिन एक ऐसा वेक्टर जो आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन, मत जिस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल में भी एक बॉडी जो है वो एक पॉइंट से दूसरी जगह मूव कर रही है। इसी तरह एक बॉडी, लेट्स से मिसाल के तौर पर आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स की वजह से उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। अच्छा बेटा, पोलर वेक्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1, पोलर वेक्टर्स रिप्रेजेंट लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। लीनियर मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर टिपिकल पोलर वेक्टर्स। जिस तरह हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, या फोर्सेस को जब हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि एक बॉडी के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है। इस तरह मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेट्स से दिस इज F1, दूसरा इस डायरेक्शन में लग रहा है, दिस इज F2, तीसरा इस डायरेक्शन में, दिस इज F3। तो ये जो वेक्टर है आप ड्रा कर रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। ठीक है, दे फॉलो वेक्टर एडिशन लॉस, यानी ट्राइंगल या फिर होलोग्राम लॉ। जितने भी पोलर वेक्टर्स हैं ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करते हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोलर वेक्टर्स गिव अस एक्सियल
एक्सियल वेक्टर। अब गौर से मेरी बात बेटा सुनती जाइए। अगर आप यहां पर देख लीजिए, सारा टार्क में भी हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ स्टडी करवाएंगे। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक बॉडी है, इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो फोर्स को जिस वेक्टर से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। इसी तरह जो आपके पास पोजीशन है या जिसको हम मोमेंट आर्म बोलते हैं, मोमेंट आर्म को भी जिस वेक्टर से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। तो यहां पर ये काफी स्ट्रॉन्ग एमसीक्यूज पॉइंट है। अगर हम मोमेंट आर्म और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे, जिस तरह वेक्टर है जिस तरह टार्क है, सो जब भी आप कोई भी दो पोलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, बहुत जरूरी बात है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा एक्सियल वेक्टर आएगा। मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं, इंशाल्लाह इससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ये आपके पास है पोजीशन वेक्टर ग्रीन कलर में, 3D में मैंने आपको प्रैक्टिकली शो करवाया है, ठीक है। इस पॉइंट पर आप इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप यहां पर देख ले, ये इंशाल्लाह आप जब एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे ना, तो ये सारी चीजें वहां पर भी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो जो लीनियर मोमेंटम है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसको हम ये ब्लू वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो आर क्रॉस पी, ओके, रेडियस क्रॉस लीनियर मोमेंटम विल ऑलवेज गिव अस एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हम एक्सियल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप यहां पर देख ले, तो इससे जो वेक्टर आएगा दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम हमेशा आर और पी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो आसान अल्फाज में ये चीजें आपके लिए नहीं है, लेकिन आप ट्राई अंडरस्टैंड करें इन डायग्राम्स की मदद से। आसान अल्फाज में ये एक्सियल वेक्टर अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, हो सकता है आप थोड़ा सा अप एंड डाउन इसमें हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको आसान कर देता हूं। जो आप एंगुलर क्वांटिटीज की जो डायरेक्शन है इसको शो करने के लिए जो वेक्टर यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर, ओके, जो हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, जिस तरह ये वेक्टर आपको नजर आ रहा है। सो अगर आप दो पोलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिए आर क्रॉस पी, तो इससे जो वेक्टर आएगा वो हमेशा एक्सियल वेक्टर होगा। तो एमसीक्यूज पॉइंट नोट कर दीजिए, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोलर वेक्टर्स, दिस इज समथिंग अनबिलीवेबल, एंड दैट्स द मेन रीजन कि मैं पोलर वेक्टर आपको पढ़ा रहा हूं, बिकॉज वो क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। सो जब भी आप दो पोलर वेक्टर का क्रॉस लेंगे वो हमेशा आपको एक्सियल वेक्टर देगा। इस पॉइंट को हम मजीद और भी क्रॉस प्रोडक्ट में डिस्कस करेंगे कि जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, सो जो तीसरा वेक्टर आएगा वो हमेशा दोनों के परपेंडिकुलर होगा, जिस तरह आर और पी के परपेंडिकुलर एल है, जिस तरह यहां पर मोमेंट आर्म और फोर्स का परपेंडिकुलर टार्क है, टार्क की डायरेक्शन या अप होगी या डाउन होगी, ठीक है। तो ये दोनों का परपेंडिकुलर हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि पोलर वेक्टर्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड ज्योमेट्रिकली, ये तो आसान बात है, इंशाल्लाह एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को आगे जाकर हम स्टडी करेंगे। पोलर वेक्टर्स हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड डायरेक्शन, बिल्कुल इसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी होती है और इसके पास डायरेक्शन भी होती है पोलर वेक्टर्स की। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं एक्सियल, या जिसको सूडो वेक्टर्स भी कहा जाता है। And axial vectors, also called pseudo vectors, are vectors that represent rotational effect, not translatory motion. एक ऐसा वेक्टर जो आपको रोटेशनल इफेक्ट के बारे में बता दे, रोटेशनल क्वांटिटीज या एंगुलर क्वांटिटीज के बारे में बता दे, दैट वेक्टर इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर, ठीक है। जिस तरह अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है तो आप ऊपर की तरफ एक वेक्टर ड्रा कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पर, जिस तरह मिसाल के तौर पर यहां पर मैं एक वेक्टर ड्रा कर देता हूं, ठीक है। अब ये भी आपके पास एक एंगुलर वेलोसिटी को शो कर रहा है, ये जो रेड कलर में छोटा सा है, और ये भी शो कर रहा है। तो अब आप मुझे खुद बताइए कि इस सिनेरियो में एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है या उस सिनेरियो में एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है? डेफिनेटली इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ये मुझे ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बता रहे हैं कि भाई इस बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ज्यादा है, ठीक है। इस बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास ज्यादा है। तो यहां से हमें चीजें क्लियर हो रही है कि एक ऐसा वेक्टर जो हमें एंगुलर क्वांटिटीज के बारे में बता दे, चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, एंगुलर मोमेंटम हो, व्हाटएवर जो भी हो,
तो एक ऐसा वेक्टर जो आपको एंगुलर क्वांटिटीज के बारे में बता दें, दैट ब्यूटीफुल वेक्टर्स आर कॉल्ड व्हाट, दैट ब्यूटीफुल वेक्टर्स आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा ना, अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक ऐसा वेक्टर जो हमें ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में बताए, जिसका रोटेशन से कोई लेना देना ना हो, वो वेक्टर पोलर वेक्टर कहलाएगा। और एक ऐसा वेक्टर जो हमें रोटेशनल मोशन के बारे में बता दे, जिसका लीनियर के साथ कोई लेना देना नहीं है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। अच्छा, एक्सियल वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और वो ये है कि दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन एंड फॉलो राइट हैंड रूल्स। ये आप स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एंगुलर रोटेशन, जो एंगुलर मोशन है वहां पर भी स्टडी करोगे कि आपके पास ये जो एक्सियल वेक्टर है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास प्लेन है ना, ये अगर एक्स वाई प्लेन है तो ये जेड है, तो एक्सियल वेक्टर हमेशा इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा ऑल द टाइम। ठीक है, और ये जो एक्सियल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमेशा राइट हैंड कर्व रूल से फाइंड आउट किया जाता है, राइट हैंड कर्व रूल से। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 पे आप लोग स्टडी करोगे। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स है। एक्सियल वेक्टर रिप्रेजेंट रोटेशनल मोशन, ओके, पोलर ट्रांसलेटरी मोशन को शो कर रहा था, एक्सियल आपके पास रोटेशन को शो कर रहा है। दूसरा पॉइंट है बेटा, एक्सियल वेक्टर रिप्रेजेंट आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। एक्सियल वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, जिस तरह ये आपके पास मोमेंट आर्म है, ये आपके पास फोर्स है, सो जो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी ये हमेशा आपके पास इन दोनों के परपेंडिकुलर होंगे। सो मोमेंट आर्म और फोर्स ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके पास एक्स वाई प्लेन में है, तो टॉर्क पर वाई प्लेन में आ रहा है, इसीलिए एक्सियल वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा टू देयर ओन प्लेन। नेक्स्ट, दे फॉलो द राइट हैंड रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन। राइट हैंड कर्व रूल की वजह से हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पोलर वेक्टर्स गिव एक्सियल वेक्टर। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करवाया है। ठीक है, एक्सियल वेक्टर कैन आल्सो कॉल्ड सूडो वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी इज एक्सियल वेक्टर। आप ब्यूटीफुली देख सकते हैं, जितने भी एंगुलर क्वांटिटीज है ना, जितने भी एंगुलर क्वांटिटीज है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट पॉइंट, टार्क आर क्रॉस एफ इज एक्सियल वेक्टर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टार्क भी जो है वो रोटेशन में आता है। दे अफेयर इन सर्कुलर और स्पिनिंग सिस्टम। ऑलरेडी बता दिया है कि सर्कुलर या स्पिनिंग मोशन को शो करने के लिए जो वेक्टर यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर हैज नो डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओनली रोटेशन। ओके, अच्छा, एक्सियल वेक्टर हमेशा आपको सिर्फ रोटेशन के बारे में बता दें कि बॉडी जो है वो क्लॉकवाइज जा रही है या एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। बॉडी अगर क्लॉकवाइज जा रही है तो हाई स्पीड के साथ जा रहे हैं या लो स्पीड के साथ जा रहे हैं। एक्सियल वेक्टर आपको ये नहीं बता सकता कि स्ट्रेट पाथ में कितनी स्पीड के साथ जा रहे हैं, वो आपको नहीं बता सकता। ठीक है, सो एक्सियल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जिस तरह अगर मैं आपको ये बता दूं, अब ये एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है और इसका मैग्नीट्यूड कम है, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इक्वल वेक्टर्स की तरफ। टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स इफ दे हैव। दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? जब आपके पास नंबर 1 सेम मैग्नीट्यूड यानी लेंथ एंड साइज, जब दो वेक्टर्स का साइज यानी मैग्नीट्यूड 100% इक्वल हो। दूसरी बात, सेम डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन भी सेम हो। जिस तरह अगर मैं आपको ये एक वेक्टर है और दूसरा ये एक वेक्टर है, अब लेट से ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, इसके बाद थोड़ा सा लेंथ कर दो ताकि दोनों का, तो अब क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं? तो चेक कर ले, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड यानी लेंथ बिल्कुल सेम है, सो यस बोथ वेक्टर्स आर इक्वल। ठीक है, सो ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं? ये दोनों वेक्टर्स आपके पास इक्वल हैं। सो दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? दो वेक्टर्स इक्वल तब होंगे जब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम होगी और दोनों वेक्टर्स का जो लेंथ है वो भी बिल्कुल सेम होगा। सो हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स बिल्कुल सेम है। हाँ, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि ये वेक्टर यहां पर है तो ये भी यहां पर होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वेक्टर यहां पर है, ये अगर यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर, यहां पर, पोजीशन बिल्कुल मैटर नहीं करती। लेकिन अगर दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो हम कहेंगे दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल यानी स्टार्टिंग पोजीशन। ओके, ये डिपेंड नहीं करता कि यहां से स्टार्ट हो रहे तो इसको भी यहां से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं।
इक्वल वेक्टर्स में ये कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स बराबर हो जाए, दो वेक्टर्स अगर बराबर हो जाए तो उस सिनेरियो में क्या होगा, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा और दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो भी बिल्कुल सेम होगी। ये इक्वल वेक्टर्स के लिए कंडीशन है। अच्छा, एक और एमसीक्यूज पॉइंट है कि आपके पास दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, जब आप दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे और इससे नल वेक्टर आ जाए। अगर दो वेक्टर्स को आप एक दूसरे से माइनस कर दे और इससे नल वेक्टर आ जाए तो हम कहेंगे कि बोथ वेक्टर्स आर इक्वल। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये जो इक्वल वेक्टर्स का कंसेप्ट है ये इंशाल्लाह रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हम डिटेल के साथ स्टडी करवाएंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या है, जिस तरह ये आपके पास एक वेक्टर है और इसको हमने एक्स और वाई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, या आगे जाकर हम डिटेल के साथ स्टडी भी करेंगे, यानी एक्स और वाई कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो अब ये आपके पास वेक्टर है, अब इस वेक्टर को उठाकर मैं यहां पर भी ड्रा कर सकता हूं, कोई मसले की बात नहीं। ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है ये इक्वल है, ये और ये वेक्टर इक्वल है। तो अगर मैं इस वेक्टर को उठाकर यहां पर ड्रा करूं, कोई मसले की बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं, दोनों इक्वल हैं तो दोनों का इफेक्ट भी सेम होगा। इसका मतलब यह है कि एक वेक्टर को चाहे आप यहां पर ड्रा कर दें, 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 अगर इसका डायरेक्शन और लेंथ सेम है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह भी हुआ कि हम एक वेक्टर को फ्रीली घुमा सकते हैं। आप यहां पर ड्रा करें, यहां पर ड्रा करें, यहां पर ड्रा करें, यहां पर ड्रा करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इस वेक्टर को उठाकर यहां पर भी ड्रा कर सकता हूं, कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर इसके बराबर है, दोनों बिल्कुल इक्वल है। क्यों इक्वल है यार? क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। और हमने कहा था कि स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, नहीं, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इक्वल वेक्टर्स, कि वेक्टर्स को आप उठाकर कहीं पे भी ड्रा कर सकते हैं और अपने लिए कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। सो फॉर द सेक ऑफ इजीनेस ऑफ कैलकुलेशंस हम इस वेक्टर को उठाकर यहां पर रख सकते हैं, इसको उठाकर यहां पर रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। These are called equal vectors. ये इक्वल वेक्टर की स्पेशलिटी है। ठीक है, ओके, कुछ इंडिकेट पॉइंट्स है इक्वल वेक्टर्स के। इक्वल वेक्टर्स हैव आइडेंटिकल मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही बात है, दोनों के बिल्कुल सेम टू सेम मैग्नीट्यूड्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वल वेक्टर्स पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वल वेक्टर्स कैन स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप वेक्टर को यहां पर ड्रा कर दें, यहां पर ड्रा कर दी, यहां पर ड्रा कर दें, डिफरेंट स्टार्टिंग पोजीशन हो सकती है, लेकिन अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए। अच्छा, ये पॉइंट में मैंने बता दिया है, वेक्टर्स आर इक्वल, अगर इससे नल वेक्टर आ जाए दोनों वेक्टर को माइनस करेंगे, अगर नल वेक्टर आ गया तो दोनों इक्वल है। ऑल इक्वल वेक्टर्स आर लाइक पैरेलल वेक्टर्स, जितने भी, जिस तरह हमने लाइक पैरेलल वेक्टर्स को पढ़ा था ना डिटेल के साथ, तो आपके पास जितने भी इक्वल वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे लाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं। लाइक पैरेलल वेक्टर्स में हमने कहा था कि टू वेक्टर्स लाइक पैरेलल वेक्टर तब होंगे जब दोनों की सिर्फ डायरेक्शन सेम होगी। तो इक्वल में तो शर्त ये है कि आपके पास डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट, if a vector is equal to b vector, then magnitude of a vector will always be equal to magnitude of b, and direction of a vector will always be equal to direction of b. This is the mathematical form, This is the mathematical form of equal vectors. ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं कि इंशाल्लाह वो एमसीक्यूज को जितना मर्जी रोटेट करवा दे, जितना मर्जी वो टफ कर दे, अगर बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से वो आपको कभी भी जो है वो एमसीक्यूज आपसे गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इक्वल वेक्टर्स है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू बी और फिर दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम कैप से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू अनदर इफ डायरेक्शन इज मैच। एक यूनिट वेक्टर दूसरे यूनिट वेक्टर के इक्वल वेक्टर है अगर डायरेक्शन मैच कर जाए। जिस तरह ये आपके पास एक वेक्टर है आई और ये भी आपके पास एक वेक्टर है आई, सो दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है और मैग्नीट्यूड तो वैसे भी सेम होता है, यूनिट वेक्टर का वो हमेशा 1 के बराबर होता है, तो इसीलिए ये दोनों यूनिट वेक्टर्स जो है वो क्या है, वो आपके पास इक्वल है। सो दो यूनिट वेक्टर्स, अब देखिए आई जो है वो जे के बराबर नहीं हो सकता,
ये दोनों इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन आई अलोंग एक्स एक्सिस है और जे अलोंग वाई एक्सिस है, दोनों के दरमियान 90 एंगल है, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो फिर इक्वल तो नहीं हो सकते ना। तो इक्वल वेक्टर्स, दो यूनिट वेक्टर्स तब इक्वल हो सकते हैं जब दोनों सेम डायरेक्शन में भी हो, और वो सिर्फ आई आई के साथ हो सकता है, जे जे के साथ हो सकता है, के के साथ हो सकता है, और ए जो एरिया वेक्टर है वो ए के साथ हो सकता है। ठीक है, अगर एक लेट से कोई एक नया यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करवा देता है, लेट से उसका नाम है लेट से क्यू कैप, ठीक है, और क्यू कैप अगर अलोंग द एक्स एक्सिस आ गया तो दोनों आई और क्यू फिर इक्वल होंगे। तो बस शॉर्टकट में बता देता हूं कि दो यूनिट वेक्टर्स तब इक्वल होंगे जब उनके डायरेक्शन भी सेम होंगे। नेक्स्ट, ट्रांसलेटिंग अ वेक्टर डज नॉट अफेक्ट इट्स इक्वलिटी। आप एक वेक्टर को यहां पर ड्रा कर दें और इसी वेक्टर को उठाकर यहां पर ड्रा कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इक्वलिटी को डिस्टर्ब कभी भी नहीं करेगा। आप यहां पर ड्रा कर दें, यहां पर ड्रा कर दें, अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड सेम है तो बस वो इक्वल वेक्टर्स हैं। इक्वल वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है उसको ओरिजिन कहा जाता है, तो वो डिपेंड नहीं करता ये वाला यहां पर स्टार्ट हो रहा है और ये वाला यहां पर स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन दोनों का डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड सेम है, तो बस ये इक्वल वेक्टर्स हैं। Equal vectors are used in vector resolution and equilibrium. Very very important. ये वो पॉइंट्स है जो मैं आप स्टूडेंट्स को इसकी तरफ लाना चाह रहा हूं कि इक्वल वेक्टर्स जो है वो कहां पर यूज होंगे, रिजोल्यूशन में यूज होंगे, वेक्टर रिजोल्यूशन में और इक्विलिब्रियम में। ठीक है, कैसे यूज होंगे वो आगे चलकर इंशाल्लाह डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। वैसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में तो मैंने आपको बता दिया है कि हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस तरह इक्विलिब्रियम में भी यही होता है कि हम एक वेक्टर को उठाकर दूसरे के हेड के ऊपर रख देते हैं। अरे भाई ये आपने क्यों उठा दिया, बिकॉज वो इक्वल वेक्टर है। एक वेक्टर को यहां से उठाकर दूसरे के हेड के ऊपर हम रख सकते हैं ना, हेड टू टेल रूल में। क्यों रख सकते, बिकॉज वो इक्वल वेक्टर है, बिकॉज हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे, ओरिजिन को चेंज कर दे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट, इक्वल वेक्टर्स एक्ट is the same cause or effect and different location. अब मिसाल के तौर पर यहां पर एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर लेट्स से 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसी वेक्टर को उठाकर यहां पर रख दिया। अब अगर मैं आपको बता दूं कि ये एक वेक्टर है जो एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, तो आपके ख्याल में ये कितने न्यूटन का फोर्स होगा? तो आप कहोगे कि सर दोनों वेक्टर्स तो बिल्कुल इक्वल है, डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, तो ये भी 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि इक्वल वेक्टर्स एक्ट एज ए सेम कॉज एंड इफेक्ट इन डिफरेंट लोकेशन। तो अगर आप वेक्टर को यहां पर लिख दें, ये फिर भी 5 न्यूटन का फोर्स शो करेगा। अगर आप इसको यहां पर ड्रा कर देंगे तो ये फिर भी आपको 5 न्यूटन का फोर्स शो करेगा। अगर 5 न्यूटन के फोर्स की वजह से अगर एक्सेलरेशन आपके पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस सिनेरियो में भी क्या होगा, इसमें भी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस होगा। कहने का मकसद ये हुआ कि आप इक्वल वेक्टर्स को एक जगह से दूसरे जगह अगर ट्रांसलेट करा भी दें, फिर वह इसका जो रिजल्ट्स होगा, इसके जो इफेक्ट्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इक्वल वेक्टर्स। अब हम मूव करते हैं पोजीशन वेक्टर की तरफ। आज मैं थोड़ा सा जल्दी टीच करवा रहा हूं ताकि कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर हो जाए। पोजीशन वेक्टर्स क्या है बेटा, कि अ पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर दैट शो द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट रिलेटिव टू द ओरिजिन ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक ऐसा वेक्टर जो आपको एक बॉडी की पोजीशन के बारे में बता दे अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है रेड कलर में जो आपको नजर आ रहा है, ये 2D में है। ठीक है, यहां पर मेरे पास एक बॉडी थी जो इसका पोजीशन यहां पर था। अब इस बॉडी की जो पोजीशन है ओरिजिन से शो करने के लिए मैंने एक वेक्टर ड्रा किया। ये आपको एक वेक्टर नजर आ रहा है, ये वाला वेक्टर मैंने कहां से ड्रा किया, ये वाला वेक्टर मैंने ओरिजिन से ड्रा किया। अच्छा, फिर इस बॉडी ने मोशन स्टार्ट करके यहां तक पहुंच गए। फिर मैंने इस बॉडी की लेट से ये है अगर पोजीशन 1 और ये है अगर पोजीशन 2। अच्छा, जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो अब इस बॉडी की पोजीशन यहां पर है, तो इस बॉडी की ये वाला पोजीशन को शो करने के लिए मैंने ओरिजिन से एक और वेक्टर ड्रा किया।
अब ये जो R2 है ये सेकंड पोजीशन को शो कर रहा है ओरिजिन से, और ये R1 जो है वो पहले वाली पोजीशन को शो कर रहा है. So this vector is called what? This vector is called position vector. So a vector which show the position of a point in Cartesian coordinate system, that beautiful vector is called position vector. अब अगर एक पॉइंट 3D में हो, 3D में जिस तरह यहां पर आप ब्यूटीफुली देख सकते हैं, एक बॉडी यहां पर है, तो अब हमने क्या किया, अब हमने ओरिजिन से एक वेक्टर को ड्रॉ किया स्पेस में. अब ये जो वेक्टर आपको नजर आ रहा है जो ओरिजिन से स्पेस में आपको एक पॉइंट की पोजीशन को शो करवा रहा है, that beautiful vector is called position vector. So हम कह सकते हैं कि a vector which show the position of a point in 2D or 3D in Cartesian coordinate system, that beautiful vector is called position vector. ठीक है, तो एक ऐसा वेक्टर जो पोजीशन को शो करवा दे. अच्छा, it can be drawn from 0 0 0. ठीक है, 0 0 0 हमेशा origin of the Cartesian coordinate system को शो करता है. ठीक है, सो पोजीशन वेक्टर हमेशा स्टार्ट कहां से होगा, हमेशा स्टार्ट ओरिजिन से होगा. दूसरा पॉइंट, अगर 2D में है तो आपको दो एक्सिस रिक्वायर होंगी, जिस तरह यहां पर आप देख सकते हैं, ये हो गया आपके पास, ये हो गया x और ये वाला होगा y. लेकिन अगर पॉइंट ये वो 3D में है तो फिर आपको x, y और z 3 एक्सिस फिर आपको चाहिए होगा in order to draw the position vector. ठीक है, अच्छा पोजीशन वेक्टर, लेट्स से आपके पास एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, और इस पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसको आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड आउट करेंगे. तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो x के आगे जो वैल्यू होगी वो यानी x स्क्वायर होगा और प्लस y स्क्वायर होगा. यहां पर जो भी वैल्यू होगी ना उसका स्क्वायर आप ले लो और अंडर रूट के अंदर फाइंड पुट कर दे. सो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा इन 2D. 2D में पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का तरीका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम. इसी तरह 3D में भी है ये पोजीशन वेक्टर को फाइंड करने का, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. डायरेक्शन वगैरह वो इंशाल्लाह हम आगे जाकर वो टेंजेंट इनवर्स से फाइंड आउट किया जाता है ना, ये वाला. ठीक है, y डिवाइडेड बाय x. तो ये आगे जाकर इंशाल्लाह हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में स्टडी करेंगे. ठीक है, लेकिन मैंने वैसे ही आपको बता दिया है. अच्छा, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. कुछ एमसीक्यूज पॉइंट है जो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर लिखाई कर दी है, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं क्योंकि ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में वैसे भी हम डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं. सो पहला जो एमसीक्यूज पॉइंट है कि इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. पोजीशन वेक्टर आपको डायरेक्शन में बारे में बता सकता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन के लिहाज से. दूसरा, इट इज यूज्ड टू लोकेट द पॉइंट इन स्पेस और प्लेन. स्पेस में भी पॉइंट आपको बता सकता है, प्लेन में भी बता सकता है. इट्स सिंबल इज आर. ठीक है, इसका जो सिंबल है वो आर से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि ये जितने भी आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाकर हम इसको यूज करेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेट पॉइंट्स है रिलेटेड टू पोजीशन वेक्टर जिसको नोट करना जरूरी है. पहला एमसीक्यूज पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन. ये मस्ट है, ये जरूरी है. क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर का काम है स्पेस में या 2D प्लेन में आपको पोजीशन शो करवाना विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. ओरिजिन के लिहाज से ये चीज कहां पर पड़ी है, पोजीशन वेक्टर आपको बताएगा. इसलिए पोजीशन वेक्टर का ओरिजिन से स्टार्ट होना ये लाजिमी बात है. दूसरा, इट एंड्स एट द पॉइंट्स ऑफ लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जिस तरह ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट को शो करने के लिए जो वेक्टर हम ओरिजिन से ड्रा करते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन होना चाहिए और एंड पॉइंट वो पॉइंट होना चाहिए जो पड़ा हुआ है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जिसको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं. पोजीशन वेक्टर इन 3D में इसके बराबर होगा. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे. एक्स वाई जेड के ऊपर स्क्वायर ले ले और इसको अंडर रूट में बंद कर दीजिए. पोजीशन वेक्टर इज अ टाइप ऑफ पोलर. ये एक पोलर वेक्टर की टाइप है, ये एक पोलर वेक्टर की टाइप है. ठीक है, नेक्स्ट, इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट. अब इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए
Its magnitude gave us the straight line distance from the origin to the point. इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड, आर का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो हमें शो करता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना जालिमा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना आर का, ये वाला, ये हमें शो करता है एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम यहां पर 1 सेंटीमीटर को लेट से 1 किलोमीटर के बराबर कर लें, स्केल हम ड्रा करते हैं ना 1 किलोमीटर के, तो अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर हुआ, इसका मतलब ये कि इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। तो यहां से हमें पता चला कि इस वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो लेंथ है, वो हमें एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट पॉइंट शो करवा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज नॉट फ्री ऑलवेज फिक्स फ्रॉम द ओरिजिन। ये फ्री वेक्टर नहीं है कि मतलब आप कहीं पर भी ड्रा कर दें, नहीं नहीं, आप इसको कहीं पर भी ड्रा नहीं कर सकते। ये हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करेगा और उस पॉइंट पर ये एंड करेगा। यानी ये नहीं कर सकती कि आप ये वेक्टर उठा लें और यहां पर ये नहीं, ये पोजीशन वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट ओरिजिन से नहीं हो रहा है, ये किसी और जगह से हो रहा है। तो अब ये दोनों इक्वल वेक्टर्स तो हैं क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये वाला पोजीशन वेक्टर नहीं है, बिकॉज पोजीशन वेक्टर लाजिमी बात है कि वो ओरिजिन से स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट, इफ r इज इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन। अगर पोजीशन वेक्टर 0 हुआ, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, पोजीशन वेक्टर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट्स। ये आगे जाकर भी हम इंशाल्लाह जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है उसमें स्टडी करेंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो कौन सी कोऑर्डिनेट में जो है वो फॉल कर रहा है। ठीक है, डिफेंड करेगा। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये डिफेंड करता है कि आप कौन से कोऑर्डिनेट में इसको ड्रा कर रही हैं। पोजीशन वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट पहले यहां पर था, अब यहां पर है, अब यहां पर है, कुछ टाइम के बाद यहां पर है, कुछ टाइम के बाद फिर यहां पर है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ये होगा, इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा, इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा और इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। तब ये सारी की सारी पोजीशन वेक्टर सेम तो नहीं है ना, हर एक की डायरेक्शन डिफरेंट है, हर एक का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो इसीलिए अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो चेंज होगा, जिस तरह मैंने आपको शो भी करवा दिया। ठीक है, so this was all about the position vector and its MCQs points. Next वेक्टर है that is displacement vector. ये वेक्टर इंशाल्लाह आप स्टूडेंट्स इसको डिस्प्लेसमेंट वाला जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 में जो पीएमडीसी में भी शामिल है वहां पर आप लोग स्टडी करेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शो द शॉर्टेस्ट पाथ इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन ऑब्जेक्ट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मिसाल के तौर पर इनिशियल पोजीशन आप बॉडी ये थी, कुछ टाइम के बाद इसने मोशन स्टार्ट किया और वो यहां तक पहुंच गए, अब वो यहां तक पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन से एक वेक्टर ड्रा करके फाइनल पोजीशन तक एक वेक्टर ड्रा करेंगे। तो यहां से एक वेक्टर स्टार्ट हुआ और यहां तक हमने ड्रा कर दिया। अब ये जो वेक्टर है दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो वेक्टर थी ये पोजीशन वेक्टर्स थी। ये जो आपको वेक्टर नजर आ रही है ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ स्टार्ट हो रहा है। दिस वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो एक ऐसा वेक्टर जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ स्ट्रेट लाइन में ड्रा कर दिया जाए, दैट वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा डिस्प्लेसमेंट को यानी शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ को शो करता है। ठीक है, सो ये पोजीशन वेक्टर से डिफरेंट है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है R1 और ये आपके पास है R2। ये आपके पास है डेल्टा R, इसको डेल्टा R से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, so its point from starting point to ending point regardless of the actual path taken. okay, मिसाल के तौर पर एक बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में इस तरफ जा रही है और यहां तक पहुंच गई, या इस डायरेक्शन में इस पाथ के थ्रू चली गई। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको एक्चुअल पाथ के बारे में नहीं बताता कि बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में गई है, नहीं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको सिर्फ ये बताएगा कि यार ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। आपको डायरेक्ट एंड शॉर्टकट पाथ आपको शो करवाएगा, एक्चुअल पाथ की वो केयर नहीं करेगा।
वो हमेशा केयर करेगा किस चीज का बेटा, वो हमेशा केयर करेगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट की, दैट्स इट। तो अगर बॉडी एक्चुअल ये वाले रास्ते पर गई है, वी डोंट केयर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें एक्चुअल पाथ के बारे में नहीं बताता, हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बारे में बताता कि ये है बेटा आपके पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट, और ये जो वेक्टर है दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इसका जो सिंबल है डेल्टा आर या डी ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो फार्मूला है R2 माइनस R1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसका मैथमेटिकल फार्मूला मैं आपको बता देता हूं, इसको डिस्प्लेसमेंट फार्मूला भी कहा जाता है। बेसिकली हम क्या करेंगे, लेट से आपके पास ये है, लेट से आपके पास है R1, तो R1 लेट से ये आपके पास लेट से है R1, तो इसका जो x होगा वो x1 और y1 होगा, इसकी जो पोजीशन होगी ना ये y1 होगी, और जो R2 होगा ये x2 इंटू y2 होगा। क्या मतलब वो, आइए मैं आपको समझाता हूं। यहां पर आप सुन जरा गौर से देखिए मेरी बात, ये आपके पास है R1, यहां से लेकर यहां तक ये R1 का y1 हो गया। ठीक है, यानी आपको y की वैल्यू गिवन होगी कि आपने कितना ऊपर जाना है, और ये R1 का x1 हो गया। इसी तरह अगर हम यहां पर R2 की देख ले, तो ये वाले यहां से लेकर यहां तक ये y2 है, मतलब R का जो y कंपोनेंट है वो y2 है, और R का जो x2 कंपोनेंट है वो ये है। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना, कि देखे ये बेसिकली ये वाली कहानी है, ये एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर का y कंपोनेंट ये है और x कंपोनेंट ये है। अगर आपके पास एक दूसरा वेक्टर है ये वाला, तो इस वेक्टर का, इस वाले वेक्टर का, इसका y ये है, उसको y2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका जो x है, चले मैं यहां से लेकर यहां तक इसको रहा, तो ये है x2। ठीक है, तो अब आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स भी आई थिंक मैंने की है या नहीं मैंने नहीं की, आगे जाकर हम इंशाल्लाह एमसीक्यूज में इसके ऊपर हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाएंगे। हाँ, डोंट वरी, इस चैप्टर में फिर आपको चीजें मजीद और भी क्लियर हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा था कि इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो अगर R1 लेट से R1 की वैल्यू लेट से 3i प्लस 2j है, ठीक है, और R2 की जो वैल्यू है वो लेट से है आपके पास 2i प्लस 1j है। ठीक है, और आपसे डेल्टा आर के बारे में पूछा जा रहा है कि आप डेल्टा आर को फाइंड, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड कर दीजिए। तो इसका तरीका इंतहाई सिंपल है। कैसे सिंपल है, डेल्टा आर आपके पास बराबर हो जाएगा फाइनल R2 माइनस R1, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल किस चीज के बराबर है, R2 ये 2i प्लस 1j, और ये आ जाएगा माइनस, और यहां पर R1 की वैल्यू क्या है 3i प्लस 2j। ठीक है, तो माइनस जब इसके ऊपर आप इसे माइनस तो कर सकते हैं ना, 2i से 3i माइनस करेंगे तो माइनस 1i आएगा, और प्लस 1j से माइनस 2j करेंगे तो ये माइनस 1j आएगा। अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो 1 के ऊपर स्क्वायर ले ले और 1 के ऊपर स्क्वायर ले ले तो ये √2 इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि हाउ टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये मैंने ऑलरेडी यहां पर बताया हुआ है कि अगर 3D में है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और इसको आपने √2 के अंदर बंद करना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये इसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी, ये है x और ये है y, x और y। इसी तरह अगर z कंपोनेंट होगा तो उसका भी आपको ये वाली चीज गिवन होगी। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली मैथमेटिकल फार्मूला इसका ये है। ठीक है, इंडिकेट पॉइंट्स की तरफ आते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करने पर भी आ जाऊं ना तो फिर ये चीज बहुत लेंथी हो जाएगी। तो कोशिश किया करें कि जो फार्मूलाज मैं आपको बता रहा हूँ आप काइंडली जरा उनको नोट करते जाइए। फार्मूला की जो इंप्लीमेंटेशन होगी फिर वो एमसीक्यूज वाली क्लास में होगी।
अब अगर मैं इसके ऊपर एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दूं ना, तो ये लेक्चर्स इतने लेंथी हो जाएंगे, आप फिर इनसे बोर हो जाएंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जल्दी जल्दी में मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स जो है वो क्लियर करवा दूं। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज पॉइंट है, इट इज नॉट ड्रा फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से सिर्फ पोजीशन वेक्टर को ड्रा किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को नहीं। नेक्स्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड फ्री वेक्टर। इसको फ्री वेक्टर भी कहा जाता है। आप इसको यहां पर ड्रा कर दे, यहां पर ड्रा कर दे, यहां पर ड्रा कर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब ओरिजिन से कम से कम ये नहीं होगा। सॉरी, ये आप इस तरह नहीं कर सकते, ये वाला यहां पर आप ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन नहीं है। इनिशियल और फाइनल, इनिशियल ये है, फाइनल पोजीशन ये है। फ्री का यहाँ पर मतलब ये है कि यहाँ पर आप इसको ओरिजिन से जो है वो ड्रा नहीं करेंगे, आप इसको कहीं पर भी ड्रा कर सकते हैं। अगर लेट से पोजीशन वेक्टर ये हो गया और फाइनल पोजीशन ये हो गया, तो फिर ये जो वेक्टर है ये यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर भी ड्रा कर सकते हो, यहाँ पर भी ड्रा कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन कहाँ पर है। तो ये फ्री वेक्टर है, ओरिजिन से स्टार्ट कभी भी नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिपेंड्स ऑन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स। अब ये सी बात है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ। ये मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया है कि एक्चुअल पाथ के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट नेट चेंज इन पोजीशन। टोटल चेंज को रिप्रेजेंट करता है कि इनिशियल से लेकर फाइनल तक कितना चेंज आया हुआ है। छोड़ दे एक्चुअल पाथ को, यू डोंट केयर अबाउट द एक्चुअल पाथ, यू ओनली केयर अबाउट द चेंज। तो यहां से लेकर यहां तक आ चुका है, और वो जो चेंज है वो हम डेल्टा आर से फाइंड आउट करते हैं, जिनका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ओके, जो स्टार्ट पॉइंट होगा एंड की तरफ, ये इसकी डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट, सिंबल इसका डेल्टा आर या डी या एस है। नेक्स्ट, तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आखिर में हमारे पास एक और भी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ नंबर। अब अगर हम इस तरह कर दें कि एक वेक्टर को हम एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर यानी अ नंबर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर चेंजेस बट द डायरेक्शन रिमेन द सेम और बिकम अपोजिट इफ द स्केलर इज नेगेटिव। मिसाल के तौर पर आपके पास एक वेक्टर है। ओके, वेक्टर लेट से ए वेक्टर है, और वो कितना है, वो है आपके पास लेट से 3i। तो इस वेक्टर को जरा ड्रा कर दीजिए, ये आपके पास एक्स वाई कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये वाला। ठीक है, ये अलोंग द एक्स एक्सिस है ना, 3i। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस वेक्टर को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 5a। तो 5a अब किसके बराबर होगा, ये सिर्फ a था ना, अब 5a है। तो अब मैं क्या करूंगा, 5 को मैं 3i के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास बन जाएगी 15i। अब 15i का मतलब क्या है कि इस वेक्टर से ये जो न्यू वेक्टर 5a आया है, ये वाला वेक्टर इससे 5 टाइम बड़ा है। दिस इज 5a। तो कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद बेटा ये है कि अगर आप एक नंबर को एक वेक्टर के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो नंबर क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 1 से कम है या 1 से ज्यादा है। तो जो न्यू वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट भी हो सकती है। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय नंबर का मतलब क्या है कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर चेंजेस। जब आप एक नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड डेफिनेटली चेंज होगा, अगर वो मतलब 1 से ग्रेटर है या कम है। अगर 1 है फिर तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता ना। इसके बाद इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम रिमेन सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है। तीसरा कोई चीज नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक नंबर को आप वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लिकेशन के बाद उस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री पर चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पर इसको -5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब ये -15i बन जाएगा। -15 को अब हम इस तरह ड्रा कर दें, ये हम -15i। तो कहने का मकसद ये कि जब आप एक नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, अगर नंबर 1 नहीं है, 1 से ग्रेटर है या 1 से लेस है। दूसरी बात, उस वेक्टर का या तो डायरेक्शन सेम रहेगा या रिवर्स हो सकता है, 180 डिग्री पर चेंज हो सकता है।
इसके अलावा कोई और चेंजेस इसमें नहीं आ सकती। मतलब ये नहीं हो सकता कि जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री पर चेंज हो जाए या 270 डिग्री पर चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यूज पॉइंट्स है, इसको आपने नोट करना है। अगर आप जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर वो 1 से ग्रेटर हुआ, जिस तरह 5a है, 2a है, ठीक है, सो वेक्टर इज स्ट्रेच और मैग्नीट्यूड इंक्रीज और डायरेक्शन रिमेन सेम। अगर नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अगर नंबर नेगेटिव है तो डायरेक्शन रिवर्स होगी। ये शॉर्टकट नोट कर दीजिए। नंबर 1, अगर नंबर 1 से ग्रेटर है, यानी जिस वेक्टर को जिस नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर वो नंबर 1 से ग्रेटर है तो वेक्टर स्ट्रेच होगा, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। अगर नंबर जो है नंबर 0 से ग्रेटर हो मतलब पॉजिटिव हो, और 1 से लेस हो, जिस तरह 0.5 मल्टीप्लाई बाई ए वेक्टर, 0.5 का मतलब क्या है कि ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 है ना। तो अगर एक वेक्टर की लेंथ इतनी है, जब आप इसको हाफ करेंगे तो इसका जो लेंथ है वो ये हो जाएगा। तो ये ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 है ना, ठीक है, ये ए वेक्टर और ये ए डिवाइडेड बाई 2 है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर एक नंबर पॉजिटिव है, जिस तरह 1 और 2 पॉजिटिव नंबर है, 0 से तो ग्रेटर है ना, ठीक है, तो अगर एक नंबर 0 से ग्रेटर है लेकिन 1 से लेस है और आप उस नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो वेक्टर विल श्रंक, छोटा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड उसका डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं होगी। जिस तरह वेक्टर छोटा हो गया लेकिन डायरेक्शन इसकी स्टिल सेम है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर नंबर जो है वो आपके पास 0 है, जिस तरह 0 को आपने ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे आपके पास नल वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, नल वेक्टर आ जाएगा। वेक्टर बिकम नल वेक्टर एंड नो डायरेक्शन, 0 मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जिसका 0 हो जाएगा और नल वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। आखिरी पॉइंट, अगर आपके पास नंबर लेस देन 0 है, मिसाल के तौर पर ये है -5a, -5 is less than 0, right? So vector reverse direction become opposite. So क्या करेगा, वो जो वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर देगा और डायरेक्शन को 180 पर रिवर्स कर देगा। तो अगर आप एक नेगेटिव नंबर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमेशा उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करेगा और मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर जाएगा। अगर एक, अब मैं इसको समराइज कर देता हूं, अगर एक नंबर पॉजिटिव है तो वो डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। दूसरा, अगर नंबर 1 से ग्रेटर है तो मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, अगर 1 के बराबर है तो ना डायरेक्शन में चेंज आएगा और ना मैग्नीट्यूड भी चेंज आएगा। अगर नंबर पॉजिटिव है लेकिन 1 से लेस है, जिस तरह 0.5 है, तो 0.5 जो है वो 1 से कम है लेकिन पॉजिटिव नंबर है, तो अब डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा लेकिन वेक्टर जो है उसका साइज छोटा हो जाएगा, श्रंक हो जाएगा, ठीक है। और आखिर में अगर 0 है तो नल वेक्टर आ जाएगा और अगर लेस देन 0 है तो वो हमेशा डायरेक्शन को रिवर्स करेगा। अगर लेस देन 0 भी है और फ्रैक्शन में है, लेस देन 0 भी है और फ्रैक्शन में भी है, तो फिर वो डायरेक्शन को भी चेंज करेगा और मैग्नीट्यूड को भी कम करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स है। मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ स्केलर चेंज इट्स मैग्नीट्यूड नॉट नेचर। अगर आप लेट से एक बॉडी के ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अब 2 न्यूटन के साथ अगर आप 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लीकेशन से क्या होगा, 2 न्यूटन, इससे आ जाएगा 10 न्यूटन। अब इस नंबर ने क्या किया, इस नंबर ने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया, नेचर को चेंज नहीं कर सकता, नंबर नेचर को चेंज नहीं कर सकता। मतलब फोर्स ही रहेगा, चाहे आप उसके साथ 10 मल्टीप्लाई कर दे या 2 मल्टीप्लाई कर दे या 1000 मल्टीप्लाई कर दे, मैग्नीट्यूड अप एंड डाउन हो जाएगा, डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है लेकिन नेचर कभी चेंज नहीं होगा। सो नंबर कांट चेंज द नेचर ऑफ ए वेक्टर, ये नोट कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम नल वेक्टर। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। वेक्टर मल्टीप्लाई बाय -1 रिवर्स इट्स डायरेक्शन, ठीक है, यानी सिर्फ -1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स होगा, मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट अफेक्ट द डायरेक्शन इफ द स्केलर इज पॉजिटिव। अगर नंबर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन हमेशा सेम होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। इन 2D
अगर आपके पास एक वेक्टर है जो 2D में गिवन है, जिस तरह AI प्लस B इंटू J, और इसके साथ आप एक नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहें तो वो नंबर दोनों के साथ x और y दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये इस तरह आएगा KAI प्लस KBJ। ठीक है, सो ये नंबर अगर वेक्टर 2D में है और आप उसको एक स्केलर यानी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रही है, तो ये k जो है a के साथ में मल्टीप्लाई होगा और b के साथ में मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह अगर 3D में है तो k जो है वो फिर तीनों के साथ a, b एंड c तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, when scalar is a fraction vector become shorter। अगर स्केलर फ्रैक्शन में है, जिस तरह नंबर अगर फ्रैक्शन में है, मतलब 1/2 है या 0.5 है, 0.3 है, 0.4 है, तो वो वेक्टर को हमेशा छोटा करेगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आज के लेक्चर को समराइज कर दूं, आज के इस ब्यूटीफुल लेक्चर्स में हमने ये सीखा कि वेक्टर्स का जो न्यू अपडेटेड डिफिनेशन है वो क्या है, यानी हमने सीखा कि करंट जो वो स्केलर है या वेक्टर है। फिर उसके बाद हमने पोलर वेक्टर को सीख लिया, क्योंकि होल फिजिक्स में पोलर और एक्सियल दोनों वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, और दोनों वेक्टर्स में काफी जबरदस्त एक्स्ट्रा एमसीक्यूज पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। फिर हमने इक्वल वेक्टर्स की बात की और हमने वहां पर कहा कि इक्वल वेक्टर्स का जो कंसेप्ट है वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स हेड टू टेल रूल्स में भी यूज होगा और वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में भी यूज होगा, बल्कि होल फिजिक्स में ये जो इक्वल वेक्टर्स का कंसेप्ट है वो आपके पास यूज होगा। फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर उसको स्टडी कर दिया, और अगर एक नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर दी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे लेक्चर्स को शेयर कर दीजिए ताकि आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स मिलते रहे। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो या कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प आउट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपको रिस्पॉन्स दे दें। ये वो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स थे जो इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में आपकी जबरदस्त हेल्प आउट करेगा, और इंशाल्लाह यू विल सी कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स होगा, जब हम इसके ऊपर एमसीक्यूज पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे तो आपको ये काफी सिंपल लगेगा, सुपर डुपर इजी आपको लगेगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम।